मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ कालजयी उपन्यास तमस का, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं उपन्यास तमस के द्वितीय खंड के भाग 20 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के भाग 21 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अमन कमेटी की मीटिंग के लोग हाल में इकट्ठे हो रहे थे। यही एक जगह चुनी गई थी जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि कॉलेज न हिंदुओं का था न मुसलमानों का। कॉलेज ईसाइयों का था। प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था, अमेरिकी पादरी था। बड़ा मिलनसार, बड़ा अमन पसंद। मीटिंग शुरू होने में अभी देर थी। शहर की सभी चीदा चीदा जमातों के लोग आने वाले थे। जो लोग पहुंच चुके थे वे या तो लंबे बरामदे में दो दो तीन तीन की टोलियों में टहलते हुए बतिया रहे थे, या हाल के अंदर खड़े विचार विमर्श कर रहे थे। ठिकना ठेकेदार शेख नूर इलाही से कह रहा था, अगर खरीदने का इरादा है तो यही वक्त है, बाद में कीमतें चढ़ जाएंगी। मुझसे पूछो शेख जी, मैं ठीक कहता हूँ। अगर ख्याल हो तो बात करो। क्या मालूम अभी कीमतें और गिरे, शेख जी ने कयास लगाते हुए कहा। इससे ज़्यादा और क्या गिरेंगी। इसी इलाके में मैं 1500 रुपये में अहाता ज़मीन खुद बेच चुका हूँ। अब वहीं अहाता 700 में मिल रहा है। फिर कोहनी पकड़कर और मुंह ऊंचा ले जाकर बोला, शेख जी, अमन अमान हो जाने पर कीमतें चढ़ेंगी या कम होंगी? सोचिए सोचिए, पर सोचते ही नहीं रहिए। पहले भी आपने अच्छे अच्छे सौदे हाथ से गंवाए हैं। शहर में फसाद होने के बाद एक लहर सी चल पड़ी थी। जिस इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत थी वहाँ से हिंदू सिख निकलने लगे थे, और जिन इलाकों में हिंदू सिखों की अक्सरियत थी वहाँ से मुसलमान घर बार बेचकर निकल जाना चाहते थे। आप अपना मन पक्का करें, मैं 150 और कम करवा दूंगा। यह सौदा अच्छा है, फिर नहीं मिलेगा। आप यही चाहते हैं कि मुसलमानी इलाका हो और मकान पर लबे सड़क हो। अच्छी बात है, जल्दी खबर करूंगा। अगर शेख नूर इलाही 2 मिनट और वहाँ खड़ा रहता तो सौदा पक्का हो जाता, पर वह जैसे तैसे बाजू छुड़ाकर ठेकेदार मुंशीराम के पंजे से निकल गया और म्यूनसिपलिटी कमेटी के कुछ सदस्यों की टोली में जा मिला। मुंशीराम खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर धीरे धीरे सरकता हुआ बाबू पृथ्वीचंद के पास जा पहुंचा। आपके साथ वाला जुड़वा मकान बिकाऊ है। वहाँ मकान कहाँ है? वो तो बच्चा दड़बा है। दड़बा है तो मैं कहूँगा ले लो, कौड़ियों के मोल बिक रहा है। साथ मिला लोगे तो मकान खूब कुसादा हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान बन गया तो? छोड़ो बादशाह, यह सियासतदानों के चोचले हैं। बन भी गया तो क्या होगा, लोग तो यहीं पर रहेंगे, कहीं भागे तो नहीं जा रहे। मुंशीराम नहीं चाहता था कि आज एक दिन किसी सौदे से खाली जाए। एक जगह पर इतने धन पैसे वाले लोग कहाँ एक साथ मिलते हैं। बाबू पृथ्वीचंद ने पेशिन गोई करते हुए कहा, अमन अमान हो गया तो अपना मोहल्ला छोड़कर कोई नहीं जाएगा। क्या बातें करते हो बाबूजी, अब यह ख्याल ही दिमाग से निकाल दो। अब हिंदुओं के मोहल्ले में न तो कोई मुसलमान रहेगा और न मुसलमानों के मोहल्ले में कोई हिंदू। इसे पत्थर की लकीर समझो। पाकिस्तान बने या न बने, अब मोहल्ले अलग अलग होंगे, साफ बात है। लाला लक्ष्मी नारायण दूर से आते दिखाई दिए तो शेख नूर इलाही ने चुटकी ली, आ गया है कराड़ा। नज़दीक पहुंचने पर शेख नूर इलाही ने ऊंची आवाज में कहा, फसाद करवाकर ही दम लिया तुमने कराड़ा। आसपास खड़े लोग हंस दिए। शेख नूर इलाही और लाला लक्ष्मी नारायण के बीच बेतल्लुकी थी। दोनों शहर के मिशन स्कूल में एक साथ पढ़े थे। दोनों कपड़े का व्यापार करते थे। कराड़ का कोई भरोसा नहीं। क्यों कराड़ा? उन्हें इतने प्यार से मिलते देख एक और खड़ा सरदार मोहन सिंह अपने ही साथी से बोला, हम सबको यहीं रहना है।
जुनून सिर पर चढ़ जाए, लेकिन सच बात तो यही है कि हम सबको यहीं रहना है। मामूली लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। यूं तो घर के बर्तन भी एक दूसरे से ठहक जाते हैं, हमसायों के आपस में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन रहना तो हम सबको यहीं पर है। हमसाया तो अपना दायां बाजू होता है और दोनों बगलगिर हो गए। अंदर ही अंदर दोनों कट्टरपंथी थे, पर साथ में खेलकर बड़े हुए थे, इसलिए दोस्ती भी थी, मेल मिलाप भी था, दुख सुख में थोड़ा बहुत शरीक भी होते थे। शेख नूर इलाही के वाक्य में मजाक कहाँ तक था और हिंदुओं के प्रति घृणा कहाँ तक व्यक्त हुई थी, यह कहना कठिन है। फिर धीरे से लक्ष्मी नारायण से बोला, तेरी गांठें मैंने गोदाम में से उठवा दी थी। लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा दिया। फिर शेख नूर इलाही अपने मजाकिया अंदाज में बोला, पहले तो मैंने कहा जलने दो कराण का माल, फिर दिल में आया नहीं यार, आखिर तो दोस्त ही है मेरा। आसपास खड़े लोगों को दोस्तों का यह मिलन भला लग रहा था। नूर इलाही कहे जा रहा था, पहले तो बेटे को मजदूर ही नहीं मिले, उस रात मजदूर कहाँ से मिलते। मैंने उसे कहा, जैसे भी हो गांठें उठवा दो, नहीं तो लाला मुझे जीने नहीं देगा। पकड़ लाया फिर कहीं से 2 मजदूर। इस पर दोनों हंस दिए। यह हंसी खेल अपनी जगह ठीक था, इसके साथ नज़र का लिहाज था, लेकिन सच्चे गहरे जज्बात नहीं थे। एक प्रकार की अनौपचारिकता थी जो बड़ी उम्र के स्वार्थी पुरुषों में आ जाती है। अंदर ही अंदर वैमनस्य भी था, घृणा भी थी, पर दोनों व्यापारी थे, व्यवहार कुशल थे, अपने लिए एक दूसरे की जरूरत समझते थे। खंबे के नीचे खड़ा हयात बख्श किसी शहर की खूबसूरती का वर्णन कर रहा था। ऐसा खूबसूरत शहर सरदार जी, जैसे दुल्हन खड़ी हो, वह कह रहा था। शाम को जब रोशनी हो तो चारों तरफ जगमग समंदर का किनारा, ऐसी सज धज आपको क्या बताऊं, जैसे दुल्हन खड़ी हो। साफ सुथरी सड़कें देखते आंख नहीं भरती थी। किस शहर की तारीफ हो रही है हयात बख्श? रंगून रंगून, बहुत बढ़िया शहर है। लाम के दिनों में वहाँ गया था, वाह वाह क्या बताऊं तुम्हें। आपस में मिलने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग जानबूझकर फसादों की चर्चा नहीं कर रहे थे, वरना जलते गांव और जलती अनाज मंडी की पृष्ठभूमि में दुल्हन जैसी किसी सुंदर नगरी की चर्चा कोई क्यों करता। दूसरी ओर वयोवृद्ध लाला पृथ्वीचंद अपनी मंडली में अपनी तीखी पतली आवाज में कह रहा था। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा, ओए बेवकूफ़ों, गली के मुंह पर लोहे का फाटक बना देने से क्या तुम बच जाओगे? ओए कोई अक्ल की बात करो। बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकेगा तो अंदर का बाहर भी तो नहीं जा सकेगा। गेट बनाकर तुम अपने आप को कैद कर लोगे। लाला श्यामलाल कांग्रेस कमेटी के सदस्य आखड़ा बाबू को ढकेलते हुए एक ओर ले जा रहे थे। एक बात का ध्यान तुम्हें करना है बेटा, आओ इधर बेंच पर बैठकर बात करते हैं। दोनों बैठ गए। लाला जी अपना मुंह आकड़ा बाबू के कान के पास ले जाकर बोले, म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव में हमारे वार्ड में से कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा हो रहा है? मुझे तो मालूम नहीं लाला जी, अभी तो सभी लोग रिलीफ के काम में लगे हुए हैं। सभी लोग तो नहीं, खैर तुम रिलीफ के काम में जरूर लगे हो, फिर भी तुमने कुछ सुना तो होगा। मैंने तो कुछ नहीं सुना लाला जी, पर इन हालात में कमेटी के चुनाव होंगे भी या नहीं मुझे शक है। दुनिया के काम बेटा कभी बंद हुए हैं? मैं डिप्टी कमिश्नर से मिल चुका हूँ। 2 महीने बाद चुनाव होंगे। नाम दाखिल करने की तारीख 15 जून रखी गई है, इसीलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है लाला जी। दुनिया में आंखें खोलकर चलते हैं बेटा। अब हम लोग तो ज़्यादा वक्त बैठे नहीं रहेंगे, तुम नौजवानों को ही दुनिया का काम संभालने हैं। फिर आकड़ा बाबू के कान के पास मुंह ले जाकर बोले, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाबू ने लाला जी के चेहरे की ओर देखा। मैंने सुना है कांग्रेस मंगल सेन को टिकट दे रही है, पर लाला जी आपको कांग्रेस टिकट की जरूरत ही क्या है? पर सवाल पूछते ही आकड़ा बाबू स्थिति को समझ गया। यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी, और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की। लोगों के मन में यह बात बैठ गई थी कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। लाला श्यामलाल का संबंध कांग्रेस से इतना ही था कि वह ऐसा कपड़ा पहनते थे जो दूर से खादी नजर आता था। कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देगी
तो बदनाम नहीं होगी। फिर बाबू के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, जुए के अड्डे चलाता है, 2 अड्डे हैं उसके, पुलिस वालों के साथ मिलकर अड्डे चलाता है। अब शहर में गांधी जी आए, नेहरू जी आए और उनके पीछे पीछे नाचता फिरे तो इससे वह कांग्रेसी हो जाता है। खादी वह नहीं पहनता, पहनता है। आंकड़ा बाबू बीच में बोल उठा, अब पहनने लगा है, पिछले 2 साल से, पहले कहाँ पहनता था। इसे घर में कौन खादी पहनता है। बाबू को सहिष्णु श्रोता पाकर लाला जी बोले जा रहे थे, बियर पीता है, अगर एतबार न हो तो कंपनी बाग के क्लब में जाकर देख लो। इसका बाप भी ऐबी था, यह भी ऐबी है। फिर लाला श्यामलाल ने नाक चढ़ाकर कहा, उसे भगंदर हो गया है, भगंदर से मरा था, यह भी भगंदर से ही मरेगा। आंकड़ा बाबू नहीं जानता था कि भगंदर क्या बला होती है, पर वह हैरान था कि लाला जी मंगलसेन पर क्यों इतना गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं इसकी पोल खोलने लगूं तो एक दिन में नंगा हो जाए, पर मैं कहता हूँ नहीं भाई, सभा सोसाइटी में सभी को जीना है, वह जाने और उसका काम, पर मक्कारी और झूठ के साथ लोगों को धोखा तो न दे। पर लाला जी, मंगलसेन जिला कमेटी का सदस्य है, जबकि आप कांग्रेस के चवन्नी मेंबर भी नहीं, आपको टिकट कैसे मिल सकता है। टिकट मांगता ही कौन है। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि वार्ड की सीट के लिए कांग्रेस किसी को भी टिकट न दे, जाति तौर पर कोई और खड़ा न हो। उधर लाला लक्ष्मी नारायण हयात बख्श से किसी दवाई के बारे में पूछताछ कर रहे थे। हयात बख्श को बहुत सी जड़ी बूटियों आदि का नाम मालूम था। पथरी के लिए वह खुद दवाई तैयार करता था और मुफ्त बांटता था। केवल नुस्खा नहीं जानता था, क्योंकि इससे दवाई की तासीर जाती रहती है। रणबीर को भागते समय चोट आ गई थी। नाली में पैर पड़ जाने से उसे बुरी तरह मोच आ गई थी और घुटने भी छिल गए थे। हयात बख्श सिर हिला हिलाकर सुनता रहा, फिर बोला, न न, तेल की मालिश नहीं, उसकी तासीर ठंडी होती है। मेरे पास एक तेल है, अशरफ लाहौर से लाया था, उससे नसें ढीली पड़ेंगी, जल्दी आराम आएगा, यकीनी बात है, मैं भेज दूंगा। फिर धीमी आवाज़ करके बोला, कैसे मोच आ गई बेटे को। फिर आवाज़ और भी धीमी करके बोला, मैंने सुना है किसी दल बल में भी हिस्सा लेते हैं, मेरी मानो, उसे कुछ दिन के लिए कहीं बाहर भेज दो, यहाँ पकड़ धकड़ का डर है। लाला लक्ष्मी नारायण के कान खड़े हो गए, पर उन्होंने घबराहट जाहिर नहीं होने दी। 15 साल का तो लड़का है, वह क्या हिस्सा लेगा। पर उन्हें मन ही मन तजवीज़ पसंद आई। रणबीर को कुछ दिन के लिए बाहर भेज देना, यह ठीक होगा। कॉलेज के जो चपरासी गेट के पास एक बेंच पर बैठे बतिया रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ आए हैं हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। सियासी लोगों में लगभग सभी पहुंच चुके थे। शायद बख्शी जी का इंतजार था। सभी स्थानीय लीडरों को देवदत्त घर जा जाकर इकट्ठा कर लाया था। वह भी मीटिंग में पहुंच चुका था और इस बात को देखकर मन ही मन प्रसन्न था कि लीग और कांग्रेस के रहनुमाओं को एक जगह इकट्ठा करने में वह फिर कामयाब हो गया है। उसकी व्यवहारिक सूझ इस बात से जाहिर होती थी कि मीटिंग शुरू होते ही उसने जलसे की सदारत के लिए उसी कॉलेज के प्रिंसिपल लुकत साहब का नाम तजवीज़ कर दिया है। लुकस अमेरिकी थे, उम्र सीधा थे, शहर के लड़कों की 3 पीढ़ियों को पढ़ा चुके थे। अंग्रेज नहीं थे, न ही हिंदू या मुसलमान थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वह सदारत की कुर्सी पर आकर बैठ गए। सभी लोग बरामदों वगैरह से आकर हाल में बैठने लगे थे। तभी मुस्लिम लीग के एक नौजवान कारकुन और एक कांग्रेसी के बीच बहस होने लगी। लीगी उछलकर खड़ा हो गया, लेके रहेंगे पाकिस्तान। बख्शी जी, यह फरेब आप छोड़ दें, एक बार मान जाएं कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके बाद मैं इन्हें गले लगा लूँगा। कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। फसादों से पहले भी यही वाक्य बार बार सुनने को मिलता था। इस बीच कहीं से नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसी वक्त 10 आवाज़ें जगह जगह से उठी, खामोश खामोश। लुका साहब कहने लगे, मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिजा को बेहतर बनाएं। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में
अमन का प्रसार करे, इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हों। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतजाम हो सके जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिया जाए और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा दूसरे सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में अमन की अपील करें तो इसका बड़ा असर होगा। तालियों की गड़गड़ाहट से इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। सहसा एक साहब उठ खड़े हुए। शाहनवाज था। बस का इंतजाम मैं करूँगा। तालियों की फिर गड़गड़ाहट हुई। देवदत्त ने सामने आकर कहा, हमें इतला मिली है कि बस का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तालियों की फिर गड़गड़ाहट हुई। शाहनवाज अभी खड़ा था। पेट्रोल का सारा खर्च मैं दे दूंगा। आफरीन आफरीन, वाह वाह। इस पर एक सज्जन ने उठकर कहा, साहिबान, प्रोग्राम तय करने से पहले क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम बाकायदा अमन कमेटी कायम कर लें, उसके ओहदेदार चुन लें और बाजाब्ता तौर पर काम करें। यहाँ भी चुनाव का मसला उठ खड़ा हुआ था। इस पर फौरन ही देवदत्त ने आगे बढ़कर कहा, मैं तजवीज़ करता हूँ कि इस अमन कमेटी के 3 वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किए जाएं। मैं जनाब हयात बख्श, ठहरिए, पहले इस बात का फैसला कर लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट 3 हों या कम या ज़्यादा। मेरी तजवीज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 होने चाहिए। जितने ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट होंगे उतनी ही अमन कमेटी ज़्यादा नुमाइंदा जमात होगी। इस पर एक सरदार जी बोले, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट आप 3 ही रखें, एक हिंदू, एक मुसलमान भाई, एक सिख। कार्यकारिणी को आप बेशक बड़ा कर लें और उसमें सभी को खुलकर नुमाइंदगी दें। यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल न लाएं, यह अमन कमेटी है। देवदत्त फिर आगे बढ़ाया, मैं दरख्वास्त करूंगा कि सभी सियासी पार्टियों के रुकन इस कमेटी में शामिल हों। मेरी तजवीज़ है कि जनाब हयात बख्श साहब मुस्लिम लीग की तरफ से, बख्शी जी कांग्रेस की तरफ से और भाई जोधा सिंह जी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएं। एक सज्जन उठ खड़े हुए, अगर सियासी पार्टियों के नुमाइंदे चुनना है तो तीनों पार्टियों के प्रधान चुने जाएं, उनके नाम गिनाए जाएं। लाला लक्ष्मीनारायण उठकर बोले, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आपने 3 सियासी पार्टियों के नाम तो गिनाए लेकिन हिंदू सभा को बिल्कुल भूल गए। क्या वह सियासी पार्टी नहीं है? नहीं, वह सियासी पार्टी नहीं है। अगर वह सियासी पार्टी नहीं है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी सियासी पार्टी नहीं है। 5-7 व्यक्ति एक साथ उठ खड़े हुए। यह सिख कौम की तौहीन है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही सिखों की नुमाइंदगी करती है। देवदत्त लपक कर फिर सामने आ गया, साहिबान, इस तरह हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिरका वाराना अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। यह जरूरी नहीं है कि किसको नुमाइंदगी मिले। जरूरी यह है कि अमन कमेटी सभी फिरकों की एक मुश्तरका जमात बने ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफार्म पर अमन की अपील कर सकें। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं तजवीज़ करता हूँ कि जनाब हयात बख्श, बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। मंजूर है, ठीक है, चलो आगे। एक आवाज़ आई। इस प्रकार किसी ने ताली बजाई और बहुत से लोगों ने तालियां बजाई और प्रस्ताव का विरोध करने वालों को बोलने का मौका नहीं मिला। तजवीज़ मुतफिक्का राय से पास कर दी गई। इस पर मास्टर रामदास ने उठकर कहा, जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं कामरेड देवदत्त का नाम तजवीज़ करता हूँ। एक तो यह अनथक मेहनत कर सकते हैं, इन्हीं की कोशिशों से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगले कुछ दिन नाजुक होंगे। अमन कमेटी को बड़ी होशियारी और मेहनत से काम करना होगा। इस काम के लिए कामरेड देवदत्त बड़े मौजू आदमी हैं। क्या शहर में सब नौजवान मर गए हैं? मनोहर लाल था, आज भी है। एक और दीवार के साथ छाती पर बाजू बांधे पीछे खड़ा था। मैं पूछता हूँ, क्या सरकार के दुम छल्ले, कौम के गद्दार कम्युनिस्ट ही इस काम के लिए रह गए हैं और सब नौजवान मर गए हैं? यह चुनाव ढोंग है। मैं इस मीटिंग से वॉकआउट करता हूँ। और वह मुड़कर हाल के बाहर जाने लगा। ठहरो यार मनोहर लाल, कोई काम होने दिया करो। मनोहर लाल अभी भी बिगड़ा हुआ था। छोड़ो यार, हमने बहुत देखे हैं। मनोहर लाल सीधा मुंह पर कहता है। वह सगे बाप से नहीं डरता। पर कांग्रेस के कुछ एक नौजवान सदस्यों ने उसे रोक लिया। एक आदमी उसे काम पर से उठाकर मीटिंग में लौटा आया। सभी सरकार के पिट्ठू इकट्ठे हुए हैं, मैं इन सबको जानता हूँ। खामोश खामोश, मैं कामरेड देवदत्त के नाम की तायद करता हूँ।
मैं तायद मजीद करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट, काम फिर खुश असलूबी से चलने लगा। लेकिन कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव के समय सभी तरह के नाम तजवीज़ किए जाने लगे। लक्ष्मी नारायण, मर्यादा, शाहनवाज। तभी बहुत से मुसलमान सदस्य एक साथ उठ खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। आगे आगे मौला बख्श चला जा रहा था। इस कमेटी में हिंदुओं की अक्सरियत है, हम इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकते। हमें पहले से मालूम था कि यह हिंदुओं का हथकंडा है। 10 आदमी देवदत्त समेत उन्हें रोकने के लिए गए। दरवाजे पर देर तक हंगामा होता रहा। आखिर एक फार्मूले के आधार पर कार्यकारिणी चुनने का फैसला हुआ कि उसमें कुल 15 सदस्य हों, 7 मुसलमान, 5 हिंदू और 3 सिख। देर तक बहस हुई। बहस के दौरान लोग थकने लगे थे, पर आखिर में यह फार्मूला मंजूर हो गया और इसमें लाला लक्ष्मी नारायण भी शामिल हो गए, लाला मंगल सेन भी, शाहनवाज भी और कितने ही और लोग। बेचारे श्यामलाल का नाम किसी ने नहीं लिया। वह देर तक आंकड़ों वाले बाबू का कोट खींचता रहा, लेकिन आंकड़ों वाला बाबू झिझकता रहा। आखिर श्यामलाल खुद उठ खड़े हुए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे भी इस कमेटी में खिदमत करने का मौका दिया जाए। सीटें पूरी की जा चुकी हैं, बैठ जाइए, मंगल सेन ने कहा। फिर एक और साहब उठ खड़े हुए। मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख कमेटी में बढ़ा दिए जाए। यह नहीं हो सकता। इस तरह आप कितने लोगों को शामिल करते जाएंगे? मंगल सेन फिर बोला। मामला अभी तय नहीं हुआ था, जबकि भोपू बजने की आवाज़ आई। देवदत्त प्रधान की कुर्सी के पास जाकर बोला, साहिबान, अमन की बस आ गई है। हम अपने पहले दौरे पर यहीं से रवाना होंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साहिबान और इनके अलावा जितने साथी और चल सकते हैं सभी चलें। बस में लाउड स्पीकर लगा दिया गया है। बस जगह जगह रुकती जाएगी और बारी बारी से हमारे मोहतरम बुजुर्ग लोगों को शहर में अमन कायम रखने की ताकीद करते जाएंगे। लोग उठ खड़े हुए और उठ उठ कर बाहर आने लगे। गुलाबी और सफ़ेद धारियों वाली बस थी, अमन की बस। आगे छत पर दोनों कोनों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे लगे थे। लाउड स्पीकर का एक भोपू आगे और एक पीछे लगा था। इस पर यूनियन जैक का भी झंडा लगा दीजिए, मनोहर लाल ने व्यंग से कहा। लोगों के बाहर आने पर बस में से नारे गूंजने लगे, हिंदू मुस्लिम एक हो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद। लोगों ने ताक झाँक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था और लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहा था? ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत से लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कुछ एक ने पहचान भी लिया। नत्थू मर चुका था, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, काले चेहरे और कटीली मूँछों वाला मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी और लाउड स्पीकर में से नारे गूंज रहे थे। शांति अभियान पर निकलने से पहले छोटी सी बहस हुई, कौन किस सीट पर बैठे, आगे कौन और पीछे कौन, और पहले बोले कौन और कौन कौन से नारे लगाए जाएं। आगे पीछे नहीं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रधान साथ साथ ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठे। कुछ देर तक गड़बड़ी रही, बस खचाखच भर गई, क्योंकि कुछ लोग रास्ते में अपने अपने घर के सामने उतर जाना चाहते थे। सोहनलाल अंत तक बिगड़ता रहा। इस बस में या तो मैं बैठूंगा या तो कम्युनिस्ट बैठेगा। मैं मुल्क के गद्दार के साथ हरगिज नहीं बैठ सकता। बस के पायदान पर खड़ा देवदत्त बोला, मनोहर लाल साहब, पर्दे के पीछे हम कोई बात नहीं करते। हम कांग्रेस के दुम नहीं हैं, हम पेशेवर क्रांतिकारी हैं। शहर में अमन कायम करना जरूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी पार्टियों के लीडरों को इकट्ठा किया जाए, आपके पार्टी के भी, जिसके लीडर भी आप ही हैं और जनता भी आप ही हैं। हम भी जानते हैं ये रजत पसंद हैं, मगर इस वक्त शहर में अमन के लिए इन्हें एक प्लेटफार्म पर लाना जरूरी है। अमन अब क्या करवाओगे? मनोहर लाल ने चिढ़कर कहा। अमन तो तुम्हारे साहब ने करवा दिया है, फसाद करवाने के बाद अब अमन करवा रहा है। श्यामलाल बरामदे में खड़े म्यूनिसिपल चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का जिक्र एक एक से करते रहे। इस बीच मंगल सेन बस में कूदकर बैठ गया। बैठ ही नहीं गया, काफ़ी आगे की सीट पर जा बैठा और अचानक उस पर नज़र पड़ने से
श्यामलाल आग बबूला हो गया और भागता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे कोई नहीं बताता, मुझे कोई नहीं बताता, और लोगों को ढकेलता हाँफता हुआ बस के अंदर चढ़ गया। मुस्लिम लीग के प्रधान के साथ बैठे हुए बख्शी जी सामने की ओर देखे जा रहे थे, पर गहरी उदासी में डूबे थे। चीलें उड़ेंगी और अभी उड़ेंगी, उन्होंने मन ही मन कहा। तभी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे मुराद अली ने फिर नारे लगाने शुरू कर दिया और गूंजते नारों के बीच अमन की बस अपने शांति अभियान पर निकल पड़ी। बंगले में भोजन कक्ष की स्निग्ध रोशनी में मेज के आर पार बैठे रिचर्ड और लीजा अपने भावी कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे। लीजा फिर से संभल गई थी। रिचर्ड को भी आज ज़्यादा काम नहीं था। नगर का जीवन पटरी पर आ रहा था। छोटे अफसरों ने काम संभाल लिया था। मैं चाहता तो था कि यहाँ कुछ देर के लिए रहता, टेक्सला के म्यूजियम में थोड़ा काम करता, यहाँ के लोगों का अध्ययन करता, लेकिन लगता है अब यहाँ ज़्यादा देर रहना न हो सकेगा। लीजा को यह सूचना पाकर मन ही मन खुशी हुई। तो तुम्हारा तबादला होगा, तुम्हारी तरक्की होगी। रिचर्ड मुस्कुरा दिया, मुँह से कुछ नहीं बोला। तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या सचमुच तुम्हारी तरक्की होने जा रही है? तरक्की की बात नहीं है लीजा। जिस जगह दंगा फसाद हो जाए वहाँ से सरकार आमतौर पर अफसरों को तब्दील कर देती है, नए अफसर आ जाते हैं। क्या जल्दी ही चले जाना होगा? शायद, मैं ठीक तरह से नहीं जानता। मगर तुम तो यहाँ रहना चाहते थे ना? टेक्सिला म्यूजियम में काम करना चाहते थे, अपनी किताब लिखना चाहते थे। रिचर्ड ने कंधे बिचका दिए। फिर उसने पाइप सुलगाया और मेज के नीचे टांगे पसार कर तफरीह के मूड में मुस्कुराकर बोला, कहाँ से शुरू करूं? क्या, कहाँ से शुरू करूं रिचर्ड? लीजा ने भवें उठाकर पूछा। तुम यही जानना चाहती थी ना कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है? अब की बार लीजा ने कंधे बिचका दिए, मानो कह रही हो, सुनाओ या न सुनाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास तमस के द्वितीय खंड के भाग 21 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, यहीं पर यह उपन्यास समाप्त होता है। आप इसे कथा कहानी और उपन्यास चैनल पर सुनकर प्रतिक्रिया में अवश्य बताइएगा कि भीष्म साहनी का यह उपन्यास आपको कैसा लगा। मित्रों, कोई नई कहानी, कोई नए उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तो मिलते हैं। नमस्कार।